स्वागत है सभी बच्चों का। देखिए, आज की क्लास रूट वर्ड्स की है और एक क्लास और मैंने रूट वर्ड्स की ली थी। रूट वर्ड्स अच्छा अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसका रीज़न ये है कि एक ही वर्ड हमको याद करना पड़ता है और उसके माध्यम से हमें कई वर्ड्स प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन अब देखो, क्या होता है कि कुछ न कुछ तो लर्न करना पड़ता है, कुछ न कुछ तो हमें प्रिपेयर करना ही पड़ता है। अगर हम ये सोच लें कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा तो फिर स्टडी मत करिए, पढ़िए मत। मतलब फिर आप मतलब एक हिसाब से उस चीज़ से हट जाइए। ये है तो ये बहुत बड़ी बात, काफ़ी कड़वी बात है। लेकिन अगर व्यक्ति कुछ ना करना चाहे तो फिर वो अपने मन में कोई मतलब इरादा, इंटेंशन, गोल, एम कोई भी सपने मतलब ना पाले। क्योंकि मेहनत तो जीवन में कहीं ना कहीं आपको करनी करनी है। आपने देखा है कि जैसे हमारे पास इतनी बड़ी गाइड होती है, फिर कुछ पब्लिकेशन क्या होते हैं कि उसको शॉर्ट में करके कोई मॉडल पेपर निकाल देते हैं। अब उस मॉडल पेपर में या फिर क्वेश्चन सेट जो आते हैं, सेट जो पेपर आते हैं, पेपर के सेट, उनको या फिर अगर उससे भी शॉर्ट कोई निकले तो उसको भी स्टूडेंट सोचता है कि कोई और थोड़ा सा होता, और छोटा सा कोई तरीका होता, और कोई शॉर्टकट होता है। देखिए, एजुकेशन में अगर आप देखें तो शॉर्टकट ना लें तो बेहतर है। उसकी वजह ये कि जितना आप लॉन्ग कट जाएंगे, मतलब जितनी डिटेल्स पढ़ेंगे उतना ही नॉलेज आपको मिलेगा, और जितना हम शॉर्टकट लेंगे उतने में ही हमें बहुत सारी चीज़ें ड्रॉप करनी पड़ेंगी। तो इससे बेहतर है कि आप फुल एक्सप्लेनेशन में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका फुल नॉलेज मिलता है। फिर भी यहाँ पर जो मैंने ये टॉपिक लिया है ये कुछ ऐसा है कि आपको शॉर्टकट भी नहीं लेना पड़ेगा और फुली प्रिपेयर्ड भी हो जाएगा। तो कभी कभी हंसी आती है कि आज से 10-15 साल पहले क्या होता था कि जब परीक्षा और पढ़ाई इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी, और जैसे प्राइवेट भी कोई फॉर्म डाल लेते थे तो फॉर्म डाल दिया, इसके बाद अपना काम करते रहे, और जब एग्ज़ाम टाइम आया तो मॉडल पेपर ख़रीद लिए और इसके बाद उनसे पढ़ लिया। तो हमें याद है अच्छी तरह से, तब कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो फॉर्म डाल दिया, इसके बाद स्कूल नहीं जाते थे, प्राइवेट सिस्टम होता था तब। अब तो टोटल रेगुलर हो गया है और स्कूल जाना ही पड़ता है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। फेल्योर बच्चे भी मतलब वो प्राइवेट फॉर्म डाल देते थे, और बच्चा अगर 4 साल 5 साल तक बराबर फेल होता रहता था तो वो फॉर्म डाल सकता था या डालता रहता था। तो ऐसे में क्या होता था कि वो अपना जो खुद का अपना एक प्राइवेट जॉब होता था वो करते रहते थे और एग्ज़ाम टाइम में एक्टिव हो जाते थे। तो जब एग्ज़ाम टाइम आता था तो 100 200 300 के सारे मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट का खरीद लिया, और फिर वो टीचर ढूंढते थे कि इस सब्जेक्ट का बेहतरीन टीचर कौन है। ज़रा समझिएगा, आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उनको लगता था कि इस सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट हैं, वो माहिर हैं, और उनका बताया हुआ एग्ज़ाम में आ जाता है। तो वो सारे उस सब्जेक्ट से संबंधित जो मॉडल पेपर होता था, जो इतनी बड़ी गाइड का इतना बड़ा मॉडल पेपर होता था, उसको लेकर आते थे और बोले सर टिक लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट में टिक लगा दीजिए। कभी कभी ये होता था कि हम लोग टाल देते थे, तो ये होता था गार्जियन को लेकर आता था, अरे सर जी बच्चा है, बउआ है, और ये है, बेटा है, लड़का है, कर दीजिए, थोड़ा सा भला हो जाएगा, ये है वो है। तो ये होता था अच्छा रख दीजिए, फिर 1-2 दिन में ले जाना, हम इम्पोर्टेंट ढूंढ के लगा देंगे। तो मान लीजिए एक बुक में एक टॉपिक में 5 क्वेश्चन है, 5 में से हमने 3 लगा दिए, तो या सेंट्रल आइडिया मान लीजिए 10 दिए, 10 में से 5 लगा दीजिए, लगा दिया हमने, 7 लगा दिए। ये समझ करके नहीं, इतने पढ़ेगा तो इतने में कोई ना कोई उसको आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, ऐसा मतलब सोच करके हम लोग लगा देते थे। फिर वो जब देखता था कि 10 सेंट्रल आइडिया में 7 लगे, 5 लगे, फिर वो बड़े संकोच के साथ पूछा था, सर 5 ये वाले हैं क्या? हाँ हाँ ये वाले हैं। अच्छा सर इनमें कौन सा बहुत इम्पोर्टेंट है? मतलब तो हंसी आ जाती थी कि एक तो पूरे में 20 सेंट्रल आइडिया, 20 में से 10 मॉडल पेपर में दिए इंपॉर्टेंट, 10 में से 5 हमने इंपॉर्टेंट लगाए हैं, और 5 में से फिर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ रहा है। मतलब क्या है,
मेहनत नहीं करना चाहता, पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे में वो सिचुएशन हो जाती है कि वही चीज़ आ जाती है कि शायद ये एजुकेशन से कोई इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ डिग्री चाहिए। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो सिर्फ वो इस पर्पज़ से कि नहीं, लेकिन इससे भला नहीं होता है। तो आपको डिटेल्स ज़्यादा पढ़नी चाहिए, जितनी भले ही वो उसमें ज़्यादा टाइम लगे या मेहनत पड़े, जितना डिटेल्स किसी चीज़ की पढ़ते हैं नॉलेज उतना ही इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ डिटेल्स भी नहीं है और शॉर्टकट भी है। मतलब ये शॉर्टकट भी पढ़ेंगे तब भी आपको फुल नॉलेज मिलेगा। बस ये है कि आपको एक वर्ड इस तरफ जो लिखे वो याद रखना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं रूट वर्ड लिखा हुआ है, रूट वर्ड का मतलब मूल शब्द होता है, और मूल शब्द में क्या होता है, जैसे एमबी एक मूल वर्ड है, मूल शब्द रूट वर्ड है। तो एमबी का जो अर्थ होता है वो बहुत होता है, बहुत होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। और या ये कहिए कि अराउंड भी होता है, ऑन बोथ साइड्स भी होता है, अराउंड भी होता है, बोथ साइड्स भी होता है, और बोथ मतलब दोनों भी होता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर एम्बी डेक्स्ट्रस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वन हु यूज बोथ हैंड्स टू वर्क, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो काम करने के लिए दोनों हाथों का प्रयोग करता है। यहाँ पर एक्चुअली मीनिंग मैंने नहीं लिखी है, मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको वर्ड्स पर ध्यान देना है। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि वन हु यूजेस बोथ हैंड्स टू वर्क, जो काम करने के लिए दोनों हाथों का प्रयोग करता है। तो दोनों हाथों का प्रयोग करने का मतलब होता है एक ही साथ, तो एम्बीडेक्स्ट्रस होता है। कुल मिलाकर वो जिस तरह से दाहिने हाथ से, लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से काम कर सकता है, सेम उसी प्रकार से वो लेफ्ट हैंड से भी काम कर सकता है, वो एम्बीडेक्स्ट्रस होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़रूरी है, आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये किताबों में मिलते हैं, बुक से ही मैंने नोट किया है। अब उसमें ज़्यादा बनाने वाली बात क्या है, और पहले ही कह रहा हूँ बुक से लिया हुआ है, और ये बुक मुझे मालूम है तुम्हारे पास भी है। लेकिन बात ये है कि आप जब पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़ते हो, यू डोंट नो एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड्स। तो आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर आप प्रिपेयर कर लेते हो, बस ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन फिर भी अगर हम जान जाएं कि इसका क्या मतलब होता है, तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो काम करने में दोनों हाथों का समान रूप से प्रयोग कर सकता है, वो एम्बीडेक्स्ट्रस होता है। इसके बाद जैसे एम्बीवेंट लिखा हुआ है, एम्बीवेंट, तो एम्बीवेंट का मतलब होता है कंप्लीटली इन्वेलपिंग। इन्वेलपिंग का मतलब होता है जो पूरी तरह से किसी चीज को कवर करता है। ये अराउंड का सेंस रखता है, मैंने कहा था इसका अर्थ अराउंड भी होता है। और जो एम्बिगुअस मतलब होता है, तो हैविंग मोर देन वन सेंस, हैविंग मोर देन वन सेंस, जो एक से ज्यादा अर्थ रखता है, या द्विअर्थी शब्द भी कहते हैं इसको, अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं इसको, एम्बिगुअस का अनक्लियर भी कहते हैं, क्योंकि जब बहुत सारे अर्थ उसके हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा अस्पष्ट लगने लगता है, अनक्लियर लगने लगता है। तो यहाँ पर एम्बिगुअस, तो एम्बी, एम्बी और एम्बी। तो एम्बी का मतलब बोथ भी होता है, एम्बी का मतलब ऑन बोथ साइड्स भी होता है, और एम्बी का मतलब कंप्लीटली इन्वेलपिंग भी होता है। इन्वेलप का मतलब एनवेलपिंग का, एनवेलप का मतलब लिफाफा होता है, लिफाफा जो चारों तरफ से पैक होता है, तो ये अराउंड का सेंस रखता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एम्बुल लिखा हुआ है, एम्बुल का मतलब वॉक या मूव होता है, एम्बुल का मतलब वॉक या मूव होता है। तो एम्बल यहाँ पर लिखा हुआ है, वन हु वॉक स्लोली इन अ रिलैक्स्ड मैनर, जो बहुत ही आराम से, बहुत धीमी गति से चलता है, उसको एम्बल कहते हैं। तो एम्बल का मतलब होता है अ स्लो वॉकिंग इन ए रिलैक्स्ड मैटर, रिलैक्स्ड मैनर, बहुत ही आराम से, बहुत ही बिल्कुल मतलब बहुत सुविधाजनक तरीके से धीरे धीरे मूव करता है, उसको एम्बुल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एम्बुल शब्द आया है, तो AMB लिखा हुआ है, और AMB यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये वॉक शब्द से रिलेट करता है। जहाँ जहाँ पर AMBL, AMBUL, AMBUL और AMBUL, यहाँ पर ये गौर करना कि आपका जो रूट वर्ड है बीच में आ रहा है। तो रूट वर्ड आपका जो हो सकता है वो बीच में भी हो सकता है, वो फ्रंट में भी हो सकता है, वो एंड में भी हो सकता है। लेकिन अगर वो रूट वर्ड कहीं भी आता है तो उस रूट वर्ड की जो मेन मीनिंग होती है वो उसका अर्थ जरूर रखता है। तो यहाँ पर आपका जो एम्बल होता है ये स्लो वॉकिंग होती है, और एम्बुलेंट का मतलब होता है, एम्बुलेंट मतलब ये पर्टेनिंग टू वॉक होता है, यानी कि चलने से ही रिलेटेड होता है, यानी चलने से, वॉकिंग से संबंधित होता है। एम्बुलेंस का मतलब होता है दैट मूव्स द पेशेंट,
जो मरीजों को ले जाती है, तो ये भी मतलब मूविंग और उसकी मूवमेंट से मतलब है। तो मूव करना यानी मूवमेंट, अर्थात इसमें भी मूवमेंट होता है, जो पेशेंट को लेकर चलती है, तो चलती है ना, मूव करती है ना, इसलिए एम्बुलेंस होता है। और सोमनेम्बुलिस्ट, सोमनेम्बुलिस्ट का मतलब होता है वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है। तो यहाँ पर भी देखिए एम्बुल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी वॉक का ही मतलब है। जो सोमनेम्बुलिज्म जो होती है वो नींद में चलने की बीमारी होती है। सोमनेम्बुलिस्ट क्या होता है? वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है। तो एम्बुल चलना, एम्बुल चलना या मूव करना, एम्बुल ये भी उसी से है, और एम्बल यहाँ पर भी चलना। तो अगर हम ये वर्ड याद रखते हैं, एम्बल ये शब्द याद रखते हैं, तो वॉकिंग हमको पता रहेगी। तो वॉकिंग से हम कुछ न कुछ, जैसा कि एग्जामिनेशन यानी कि कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें हमारे पास इतना वक्त नहीं होता और ना इतनी रिक्वायरमेंट होती कि आप उसकी मीनिंग दो। सिर्फ आपको गेस करना है कि इन 4 ऑप्शन में इस शब्द का मतलब क्या है, तो वो आपको फिर हेल्प करता है रूट वर्ड। इसलिए रूट वर्ड कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम इस चीज को समझ लेते हैं और पकड़ लेते हैं उस चीज को, तो हमें वोकैबुलरी को प्रिपेयर करने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। फिर देखते हैं, लिखा एंड्रो। एंड्रो का मतलब मैन या मेल से होता है। अगर कहीं एंड्रो शब्द आ रहा है तो आप समझिए मैन या मेल से मतलब है। एंड्रो अगर आ रहा है तो वो मेल या मैन उसका अर्थ होता है एंड्रो का। अगर आता है तो देखिए कैसे, एंड्रोजीनस लिखा हुआ है, और एंड्रोजीनस का मतलब इसमें दोनों जीन है, अर्थात बीइंग मेल एंड फीमेल। अर्थात एंड्रोजीनस अगर हम किसी को कहते हैं तो उसमें मेल एंड फीमेल की क्वालिटीज जरूर होंगी, तो उसको हम एंड्रोजीनस कहते हैं। एंड्रॉयड, एंड्रॉयड का मतलब होता है रिजेंबलिंग ह्यूमन, अर्थात रिजेंबलिंग मेल, अर्थात जो मेल का मतलब होता है मेल जेंडर से जो चीज रिलेट करती है उसको हम एंड्रॉयड कहते हैं। इसके बाद मिसैंड्री, मिसैंड्री का मतलब होता है हैट्रेड टू मैन, अर्थात जो लोगों से यानी व्यक्तियों से अर्थात पुरुषों से जो घृणा करता है उसको हम मिसैंड्री कहते हैं। तो यहाँ पर एंड्री पुरुष का अर्थ रखने वाला, एंड्रॉयड मेल सेंस देने वाला, एंड्रो अर्थात मेल एंड फीमेल दोनों, चूंकि जीन लिखा हुआ है इसलिए दोनों जीन आती है उसमें, एंड्रोजीनस बीइंग मेल एंड फीमेल। याद रखिएगा मीनिंग मैं लिख नहीं रहा हूं, इसलिए आप चाहें तो मीनिंग लिख सकते हैं, बाकी उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। डिक्शनरी आपके पास होती है, वहां से आप मीनिंग ले सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। बाकी सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सप्लेनेशन, वो चीज चूंकि हर जगह मिलती नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन, अरे एक्सप्लेनेशन ही तो नहीं मिलता और तो सब कुछ मिलता है। और एक्सप्लेनेशन क्या होता है ना, कि मीनिंग बताने को तो कोई भी बता देगा, मीनिंग मिलने को तो कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन उस शब्द को उस वर्ड को एक्सप्लेन करना ये शायद कहीं कहीं ही मिलता है या कोई कोई ही करता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जानते क्या, एक्सप्लेनेशन से आपको इजीली प्रिपेयर हो जाता है। वो जैसे आपको वर्ड वो समझ में आ जाता है तो वो फिर माइंड में सेट हो जाता है और आप अच्छी तरह से उसको समझ जाते हो कि अच्छा एंड्रोजीनस ये है। एंड्रो और जीन अर्थात यहाँ पर दोनों जीन है, मेल और फीमेल की। जैसे मान लें मिसैंड्री, मिस शब्द जो लग जाता है वो एक नेगेटिव सेंस देता है, अपोजिट सेंस देता है। तो मिस का मतलब बुरा होता है, तो मिसैंड्री जो लोगों के लिए बुरा सोचता है, जो लोगों से घृणा करता है, वो मिसैंड्री होती है। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको समझना है। ये एनिम लिखा हुआ है, ANIM यहाँ पर है, ANIM, ठीक है ना। तो एनिम का मतलब क्या होता है, लाइफ या स्पिरिट होता है। लाइफ या स्पिरिट, तो लाइफ क्या है, जीवन है। स्पिरिट का मतलब क्या होता है, भावना है, आत्मा भी कह सकते हो। और तो यहाँ स्पिरिट का मतलब भावना है, आत्मा, प्रेत आत्मा नहीं है, सिर्फ भावना है। तो यहाँ पर एनिम का मतलब लाइफ या स्पिरिट है, यानी जीवन या भावना। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, आपको यहाँ पर लिखा हुआ एनिमल। तो एनिमल का मतलब क्या है, एनिमल का मतलब है कि कोई भी मतलब ऐसा प्राणी जो जीवन रखता है। अब वो कोई भी हो, एनिमल का मतलब वो कोई प्लांट हो सकता है या कोई क्रीचर हो सकता है, ह्यूमन बींग्स हो सकता है। एनिमल का मतलब होता है कोई भी प्राणी जो जीवन रखता हो, ठीक है ना। मतलब क्रीचर, एनिमल्स या ह्यूमंस हैविंग लाइफ, जो भी मतलब केवल इतना समझिए कि हैविंग लाइफ अर्थात जीवन रखने वाली वस्तु को एनिमल कहते हैं, प्राणी कहते हैं उसको।
एनिमेट का मतलब होता है, एनिमेट का मतलब होता है जीवन डाल देना या जीवित करने। हम किसी चीज को एनिमेट कर देते हैं, सजीव बना देते हैं। इनएनिमेट का मतलब निर्जीव होता है और एनिमेट का मतलब सजीव होता है। सजीव का मतलब जिनमें जीवन होता है, जीवन होता है मतलब जिनमें लाइफ होती है। तो यहाँ पर एनिमेट का मतलब होता है जीवित करना, ये भी लाइफ से रिलेटेड है। और इक्वानिमिटी यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इक्वानिमिटी, तो इक्वानिमिटी ये भी आपका लाइफ से ही रिलेटेड है, अर्थात पूरी तरह से बीइंग ह्यूमन, ये मान के चलिए। तो इक्वानिमिटी का मतलब होता है बीइंग ह्यूमन, यानी मानव होना, वो आपका इक्वानिमिटी है। तो यहाँ पर इक्वानिमिटी, यहाँ पर यह देखिए ANIM, इसका आपका बीच में आ रहा है रूट वर्ड, इसका आपका शुरुआत में आ रहा है, इसका आपका शुरुआत में आ रहा है। तो एनिम का मतलब लाइफ से रिलेटेड है, यह जरा ध्यान रखिएगा। एन हो या इन हो, वो वर्ष का यानी ईयर का सेंस रखता है। एन या इन ईयर का सेंस रखता है। यहाँ पर एनिवर्सरी, जिसको हम वर्षगांठ कहते हैं, एनुअल का मतलब वार्षिक कहते हैं, मिलेनियम का मतलब होता है 1000 ईयर्स। यहाँ मैं समझाता हूँ, ज्यादातर बच्चे इसमें और इसमें दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एनिवर्सरी का मतलब होता है द डेट दैट कम्स वंस इन अ ईयर, एक ऐसी कोई तारीख जो साल में एक बार आती है, लेकिन वो डेट फिक्स होती है, ये एनिवर्सरी है, ठीक है ना। तो एनिवर्सरी का मतलब कोई ऐसी डेट जो साल में एक बार आती है, ये वर्षगांठ जिसको कहते हैं, ठीक है। एनुअल का मतलब वार्षिक होता है, ये भी वर्ष में एक बार होता है, लेकिन इसकी डेट फिक्स नहीं होती है। मान लीजिए आपकी एनुअल एग्जामिनेशन है, तो एनुअल एग्जामिनेशन प्रति वर्ष निश्चित तारीख को ही थोड़ी होती है कि वो 2 फरवरी को या 10 मार्च को ही होती है। हाँ, लेकिन वो साल भर में एक बार जरूर हेल्ड की जाती है, ठीक है, होल्ड की जाती है। तो एक साल में एक बार आयोजित होता है वो कार्यक्रम, जो किसी भी डेट में हो सकता है, वो एनुअल है। एनिवर्सरी भी साल में एक बार, लेकिन उसकी डेट फिक्स होती है। और मिलेनियम का मतलब होता है 1000 ईयर्स, 1000 वर्ष को मिलेनियम कहते हैं। तो इसमें भी वर्ष, यहाँ पर आपका रूट वर्ड ENN आ रहा है, इसमें ANNU आ रहा है, इसमें ANNI आ रहा है। तो ANN और यहाँ पर ENN जब आए तो उसकी मीनिंग होगी ईयर, और ईयर से आपको अंदाजा लगा लेना है कि ये वर्ष जैसी कोई बात कर रहा है, यह वार्षिक जैसी कोई बात कर रहा है। नेक्स्ट है एंटी, और एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के विरुद्ध, जिसको हम कहते हैं अपोजिट ऑफ। तो अगेंस्ट का मतलब, एंटी का मतलब अगेंस्ट, और अगेंस्ट का मतलब होता है अपोजिट ऑफ। तो यहां पर देखना है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब होता है प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है ना। मतलब द सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीवों को मार देता है, वो एंटीबॉडी होता है, ठीक। हमारे शरीर में उनका प्रभाव रोकता है, वो एंटीबॉडी होता है। तो एंटीबॉडी का मतलब रोकता है, अर्थात उसके विपरीत खड़ा हो जाता है, उसके अपोजिट में रहता है, वो एंटीबॉडी उन सूक्ष्म कणों के या सूक्ष्म जीवों का विरोध करता है, भगाता है उनको, वो एंटी का सेंस रखता है, एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीसेप्टिक, सड़न रोकने वाली दवा को एंटीसेप्टिक कहते हैं, अर्थात अगर सड़न कहीं होती है तो उसको वो विरोध करता है, वो सही करता है। तो कोई सेप्टिक के खिलाफ हो, कोई सेप्टिक का अपोजिट हो, वो होता है एंटीसेप्टिक। तो एंटी यहाँ पर अगेंस्ट का सेंस देता हुआ सड़न रोकने वाली। एंटी सोशल, जो सोशल ना हो, यानी सामाजिकता के जो विरुद्ध हो, खिलाफ हो, वो विपरीत हो, तो वो एंटी सोशल होता है। तो एंटी यहाँ पर भी अगेंस्ट या फिर अपोजिट का सेंस देता है। एंटी फीलिंग्स, अर्थात ऐसी फीलिंग्स जो सामने वाले से किसी के अंदर मैच ना करती हो। हमने कुछ कहा और वो उसने हमारी फीलिंग्स को मतलब दूसरे सेंस में लिया, या हमारी फीलिंग्स को हर्ट किया, या हमारी फीलिंग्स से जस्ट अपोजिट बोल रहा है, तो वो एंटी फीलिंग्स हो गई। तो यहाँ पर एंटी आपका जो है वो अगेंस्ट है, और अगेंस्ट का मतलब होता है अपोजिट ऑफ। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है एंथ्रोप, और एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है मानव। यहाँ एंथ्रोपोलॉजी लिखा हुआ है, और एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड को एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। अब ह्यूमन काइंड का मतलब होता है मानव जाति का अध्ययन करने को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है फिलैंथ्रोपी।
फिलैंथ्रोपी का मतलब यहाँ पर होता है मानव जाति से प्रेम करने वाला। यहाँ पर भी मानव का सेंस है, यहाँ पर भी मानव का सेंस है, लेकिन ये है मानव जाति से प्रेम करने वाला यानी परोपकारी। और ये है यहाँ मिसैंथ्रोपी, क्योंकि मिस को मैं बता चुका हूं कि ये बुरा अर्थ देता है। मिस माने बुरा होता है, ठीक है ना। मिस हैपनिंग बुरी घटना, हैपनिंग माने कोई भी घटना, लेकिन मिस हैपनिंग का मतलब बुरी घटना, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग समझ, तो मिसअंडरस्टैंडिंग माने ना समझी, तो यहाँ पर मिस उस चीज को उल्टा अर्थ देता है। तो यहाँ पर एंड फिलैंथ्रोपी का मतलब मानव जाति से प्रेम करने वाला, और मिसैंथ्रोपी का मतलब है कि मानव जाति से घृणा करने वाला। ये एक दूसरे के आपके एंटोनिम है। फिर यहाँ पर एक्वा लिखा हुआ है, और यहाँ पर ओ भी हो सकता है और ए क्यू यू भी हो सकता है। तो ये वाटर से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड यानी एक्वा का मतलब पानी से होता है। एक्वेरियम द पॉन्ड दैट इज यूज्ड फॉर फिश, अर्थात जलीय जंतुओं के लिए जो टैंक यूज किया जाता है उसको एक्वेरियम बोलते हैं, जिसकी हिंदी होती है जल जीवशाला, ठीक। एक्वेटिक का मतलब होता है मतलब पर्टेनिंग टू वाटर, अर्थात जिसका संबंध पानी से हो उसको एक्वेटिक कहते हैं। अगर कोई जलीय जंतु है तो उसको एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, अर्थात वो जल में ही रहता है। तो इसलिए एक्वेटिक में भी जल का भाव है और एक्वेरियम में भी है। और एक्विडक्ट का मतलब होता है पाइपलाइन ऑफ वाटर, अर्थात पानी की जो पाइपलाइन होती है उसकी जो व्यवस्था होती है, सेटिंग होती है, उसको एक्विडक्ट कहते हैं, ठीक है। एक्वाफोबिया भी होता है जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो एक्वाफोबिया हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर होता है और एक्वाफोबिया भी फियर ऑफ वाटर होता है। तो पानी से उसका रिलेटेड होता है, जो उसका रूट वर्ड है आपका एक्वा। इसके बाद ये आर्क लिखा हुआ है, आर्क का मतलब चीफ होता है या इंपॉर्टेंट होता है। चीफ, आर्क का मतलब चीफ और या इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए ना। आर्क का मतलब चीफ समझिए या इंपॉर्टेंट होता है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। अब यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर आर्की बिशप लिखा हुआ था। आर्की बिशप का मतलब होता है द चीफ ऑफ बिशप। तो चीफ ऑफ बिशप का मतलब जैसे जो चर्च में बिशप होते हैं, पादरी जिनको कहते हैं, उनका जो हेड बिशप होता है उसको आर्की बिशप कहते हैं। तो यहाँ हेड का मतलब चीफ से मतलब है, इसलिए आर्की बिशप का मतलब होता है द हेड ऑफ बिशप। तो चीफ ऑफ बिशप भी कह सकते हैं, बिशप का जो चीफ होता है। फिर यहाँ पर लिखा है आर्किनिमी। आर्किनिमी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आर्किनिमी का मतलब, एक सेकंड रुक जाइए, एक्चुअली थोड़ा सा दिमाग में गया ये। चीफ ऑफ वर्स्ट नेमी भी होता है। अब यहाँ पर इनेमी लिखा हुआ है, चीफ ऑफ वर्स्ट नेमी, और चीफ या फिर और वर्स्ट नेमी, जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका जो मुखिया होता है, मतलब सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है, अर्थात वर्स्ट नेमी ऑफ द एनिमीज, जो दुश्मनों में सबसे मुख्य दुश्मन होता है उसको आर्क एनिमी कहते हैं। और मैट्रियार्क लिखा होता है, मैट्रियार्क का मतलब होता है अ फीमेल दैट रूल अ ग्रुप, अ फीमेल दैट रूल्स अ ग्रुप, एक ऐसी महिला जो किसी ग्रुप पर शासन करती है, तो वो मैट्रियार्क होता है। ये भी आर्क देखिए शासन करने से, ये चीफ से, चीफ का सेंस यहाँ पर वही है जो मुखिया होता है, यह शासन करता है। तो रूल का सेंस भी है, रूलर वही होता है जो मेन होता है। तो मैट्रियार्क का मतलब होता है अ फीमेल दैट रूल्स अ ग्रुप, और पैट्रियार्क का मतलब होता है अ मेल दैट रूल्स अ ग्रुप, एक मेल जेंडर होता है जो किसी ग्रुप पर रूल करता है। मोनार्क का मतलब होता है कोई किंग या क्वीन होता है। मैट्रियार्क माने पितृ मातृ सत्ता होती है, मातृ सत्ता जिसमें मां शासन करती है। और पैट्रियार्क का मतलब होता है पितृ सत्ता, जहां पर पिता शासन करता है। तो पितृ सत्ता और मातृ सत्ता का भी अर्थ रखता है। और जो मैंने मीनिंग बताई कि मेल दैट रूल्स अ ग्रुप, फीमेल दैट रूल्स अ ग्रुप। तो इस तरह से यह जो आर्क है, तो यहाँ पे आर्क आ रहा है, यहाँ पे आर्क आ रहा है, और यहाँ पर भी, यहाँ लास्ट में आर्क आ रहा है, यहाँ लास्ट में आर्क है, और यहाँ लास्ट में आर्क है, जिसका मतलब है चीफ, इंपॉर्टेंट, और या फिर रूल कह सकते हो। हालांकि मैंने 10 वर्ड्स पूरे लेने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि इस तरह से बोर्ड कवर हो गया तो फिर जगह बची नहीं, इसलिए आपके पास जो भी है वो इतने हैं। तो इस तरह से आप रूट वर्ड की मदद से यू कैन प्रिपेयर ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स इजिली, आप आराम से इन सारे वर्ड्स को प्रिपेयर कर सकते हो। और देखिए ये चीज़ जो है वो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो आप अपनी जॉब को इग्नोर करते हो, अपने आप को इग्नोर करते हो। तो मिलते हैं फिर किसी और
अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक आपके लिए शुभकामनाएं। देखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।